हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी वर्ल्ड ज्योग्राफी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है बहिर्जात बल, अध्याय 9। इसमें जो शेष रह गए हैं पहले इनको कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैविक अपक्षय के बारे में डिस्कस करेंगे। जैविक अपक्षय क्या है, इनके कारक क्या है, इन तमाम पहलुओं पर फोकस करेंगे। तो याद रखिएगा, पृथ्वी के सतह पर वनस्पति और अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा मानव कई विधियों से भौतिक और रासायनिक अपक्षय की क्रियाओं को संपन्न करते हैं, और इन क्रियाओं को संपन्न करने में जो कारक सहायक होते हैं, इन कारकों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे पहला कारक है वनस्पति। कैसे? तो आपने देखा होगा कि चट्टानों के दरारों में मतलब पेड़ पौधे उग आते हैं। जब कई पेड़ पौधे चट्टानों के दरारों में उग आते हैं तो ये पेड़ पौधे बढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं कि चट्टानों की दरारों पर अत्यधिक दबाव डालते हैं। जैसे पेड़ पौधे बढ़ेंगे तो उनका वजन बढ़ेगा, उनके जड़ में वृद्धि होगा, इससे चट्टानों पर जो है अत्यधिक भार पड़ेगा, चट्टानों की दरारें अधिक चौड़ी होती चली जाएंगी और जो चट्टानों की संगठित कण हैं वो असंगठित हो जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे और चट्टानें टूट जाती हैं। दूसरा कारक है जीव जंतु। पृथ्वी के सतह पर लाखों प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, जैसे चूहे, लोमड़ी, नेवला, बिच्छू, बिज्जू, गीदड़, खरगोश, केचुए, दीमक, चिटियां आदि। ये अपने निवास के लिए चट्टानों को काटते हैं, जमीन में गड्ढा बनाकर या बील बनाकर रहते हैं। इससे संगठित चट्टानें व मिट्टियां ढीले कणों के रूप में सतह के निकट आ जाती हैं। केचुए एवं भूमि के नीचे रहने वाले कुछ अन्य जीव मिट्टी से जो है रासायनिक क्रिया करते हैं। याद रखिएगा। भूगोलविद आर्थर होम्स के अनुसार अगर बात करें, भूगोलविद आर्थर होम्स के अनुसार इन्होंने कहा कि प्रति एकड़ मिट्टी में 1,50,000 केंचुए हो सकते हैं, जो एक वर्ष में 10 से 15 टन चट्टानों को बारीक मिट्टी बनाकर नीचे से ऊपर ले आते हैं। तीसरा कारक है मनुष्य। मनुष्य पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ जीव होने के कारण अपने अपने द्वारा खोजे गए औजारों, मशीनों और तकनीक की सहायता से पृथ्वी के सतह पर आश्चर्यजनक गति से परिवर्तन किए हैं। वह रासायनिक और भौतिक अपक्षय का आज सबसे बड़ा प्रभावी और चौंकाने वाला कारक बन गया है। तेजी से होने वाले औद्योगिकीकरण, नगरीकरण, कृषि के व्यवसायीकरण और रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, दवाओं के प्रयोग ने मिट्टी, जल, हवा में मिलकर प्राणघात प्रदूषण पैदा कर दिए हैं। अपक्षय के लिए अनुकूल जो परिस्थितियां हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चट्टानों का रंध्रमय गठन, ये सभी जो है अनुकूल परिस्थितियां हैं। जैसे पहला चट्टानों का रंध्रमय गठन, दूसरा चट्टानों में संधियों अथवा जोड़ों का आधिक्य, ठीक है। तीसरा है धरातल की खड़ी ढालें, चौथा है विषम जलवायु, पांचवा है वनस्पति का अभाव। सबसे पहले अगर बात करें तो चट्टानों का रंध्रमय गठन या घुलनशील खनिजों से युक्त होना। जब किसी चट्टान की संरचना रंध्र युक्त तथा उसमें घुलनशील खनिजों की अधिकता होती है, तब उसके अंदर जल के आसानी से पहुंचने और खनिजों के घुलने के कारण अपक्षय की गति जो होती है वो तीव्र हो जाती है। चट्टानों में संधियों का आधिक्य या खड़ी परतों का होना, वो जो वर्टिकल जो लेयर्स हैं इनके बारे में अगर बात करें, संधियों या जोड़ों की जितनी ही अधिकता होगी, चट्टानों के टूटने की जो गति होगी उतना ही तीव्र होगी। तो अपक्षय के लिए जो अनुकूल परिस्थितियां हैं उसमें दूसरा चट्टानों में संधियां या संधियों का जो आधिक्य है, जो ज्वाइंट्स हैं, इनका ज्यादातर मतलब कि बड़े पैमाने पर पाया जाना, खड़ी परतों का होना, ये सभी जो है अपक्षय के अनुकूल परिस्थितियां हैं। तो चट्टानों में जितनी मतलब कि कह सकते हैं कि जोड़े होंगी, संधियां होंगी, ज्वाइंट्स होगा, उतने ही चट्टानों की टूटने की गति जो होगी तीव्र हो जाएगी। जिन चट्टानों की रचना में लंबवत परतें अधिक होती हैं वे क्षैतिज परतों के अपेक्षा अधिक आसानी से इजिली खंडित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि उनमें हवा और पानी शीघ्रता से जो है प्रवेश कर जाते हैं। इसके बाद तीसरा धरातल की खड़ी ढाल, स्टीप स्लॉप। खड़ी ढाल वाले भूभाग में अपक्षय आसानी से होता है, क्योंकि चट्टानों के ढीले भाग
ग्रेविटी के कारण लुढ़क कर नीचे आ जाते हैं और वहां अपक्षय के लिए भूमि पुनः तैयार हो जाती है। ठीक है, क्षरण के लिए भूमि पुनः तैयार हो जाती है। इसके विपरीत जहां सामान्य ढाल है या समतल भूमि है, विखंडित चट्टानें वहीं एकत्रित होती रहती हैं या हो जाती हैं और वहां की भूमि अपक्षय से जो है बच जाती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है विषम जलवायु। देखिए, क्रमिक रूप से अधिक गर्मी और अधिक ठंड पड़ने पर चट्टानों का प्रसार और संकुचन जारी रहता है, जिससे अपक्षय तेजी से होता है। शुष्क जलवायु में वायु, आर्द्र जलवायु में जल, उष्ण जलवायु में सूर्यताप और शीत जलवायु में पाला वे क्रियाशील साधन है जिनसे अपक्षय होता रहता है। पांचवा, वनस्पति का अभाव, इनसे भी अपक्षय होता है। कुछ अंशों में अगर बात करें तो पेड़ पौधे, विशेषकर जिन पेड़ों की जड़ें दूर तक फैलती हैं, इनकी उपस्थिति चट्टानों को खंडित करने में मदद पहुंचाती है, पर इससे कहीं व्यापक अपक्षय पेड़ पौधों के अभाव में होता है, क्योंकि जब चट्टानों का धूप, वायु और वर्षा के आघात से बचाव नहीं होता है तो वे आसानी से टूटने और गलने लगती हैं। इसके बाद अगर बात करें तो वृहत संचलन के बारे में हम लोग मास मोमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। मास मोमेंट को जो है मास क्या बोलते हैं, याद रखिए, मास मोमेंट को बृहत क्षरण या अनुढाल संचलन भी कहते हैं। बृहत संचलन को बृहत क्षरण या अनुढाल संचलन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो मिट्टी या किसी भी भूखंड की ऊपरी परत जो होगी या उसका आवरण जो होगा, जो आवरण प्रस्तर होगा, और सेल मलबा जो होगा, ये गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ढाल के नीचे की ओर लुढ़कते हैं। तो बृहत संचलन, इनको बृहत क्षरण या अनुढाल संचलन भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि मिट्टी या किसी भी भूखंड की जो ऊपरी परत, जो ऊपरी लेयर होती है, या उसका आवरण प्रस्तर और सेल मलबा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ढाल के नीचे की ओर जो है लुढ़कते हैं। और स्पष्ट है कि बृहत क्षरण की प्रक्रिया में गुरुत्वाकर्षण की मुख्य भूमिका है। बृहत चट्टानें ढाल के सहारे जो है लुढ़क कर उच्च भाग से निम्न भाग की ओर अग्रसर होती हैं। तो जो बड़े चट्टान हैं, ढाल के सहारे क्या होता है कि ये लुढ़क कर उच्च भाग से निम्न भाग की ओर अग्रसर होती है। यह क्रियाएं महाद्वीपों की ऊंचाइयों को कम करने का एक प्रमुख कारक है तथा अपर्दन प्रक्रमों को सामान्य पदार्थ प्रदान करती हैं और बृहत संचलन की गति में बड़ी जो है विविधता पाई जाती है। हिमस्खलन की भांति यह तीव्र गति भी हो सकती है तथा इतनी मंद हो सकती है कि यह सामान्यतः दिखाई भी न दे। तो दोनों हो सकता है। यहां पे आप जो है सेल स्खलन, सेल मलबा विसर्पण, मृदा विसर्पण को देख सकते हैं। तो इस फिगर को एक बार देख लीजिए, इस फिगर को एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा। ठीक है आप लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद है बृहत संचलन की सक्रियता के लिए निम्नलिखित कारक। बृहत संचलन के सक्रियता के लिए जो निम्नलिखित कारक हैं, जैसे पहला है प्राकृतिक एवं कृत्रिम साधनों के द्वारा ऊपर के पदार्थों का विस्थापन होना। प्राकृतिक और कृत्रिम यानी प्राकृतिक नेचुरल या मानव के द्वारा, मानव साधनों के द्वारा ऊपर के जो पदार्थ हैं इनका विस्थापन होना, यह बृहत संचलन की सक्रियता के निम्नलिखित कारक में से पहला कारक है। दूसरा, ढालों की प्रवणता और ऊंचाई में वृद्धि। तीसरा जो कारक है, पदार्थों के कृत्रिम या प्राकृतिक भराव के कारण उत्पन्न अतिभार। चौथा है अति वर्षा, संतृप्ति वर्षा एवं ढाल के पदार्थों के स्नेहन के द्वारा उत्पन्न अतिभार। इसके बाद है भूकंप। ठीक है, अगर नेक्स्ट देखें तो मूल ढाल की सतह पर से जो है भार या पदार्थ का विस्थापन, अत्यधिक प्राकृतिक जल का रिसाव, प्राकृतिक वनस्पतियों का अंधाधुंध विनाश, विस्फोट या मशीनों का कंपन, नदियों, झीलों और जलाशयों से भारी मात्रा में जल निष्कासन एवं परिणाम स्वरूप ढालों एवं नदी तटों के नीचे से जल का मंद गति से बहना। याद रखिएगा। इसके बाद बृहत संचलन के बारे में अगर बात करें, मास मूवमेंट के बारे में, तो इनका मतलब कि 3 वर्ग हैं: मंद संचलन, तीव्र संचलन और भूस्खलन। स्लो मूवमेंट, रैपिड, ठीक है, स्लो मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट, रैपिड यानी तीव्र, और जो भूस्खलन है लैंडस्लाइड्स। मंद संचलन में सेल विसर्पण होता है, मृदा विसर्पण, ढाल मलबा, ठीक है,
और मृत्तिका सर्पण होता है। वहीं जो रैपिड मूवमेंट है, तीव्र संचलन है, कीचड़ प्रवाह और मलबा अवधाव। भूस्खलन के अंतर्गत अगर बात करें तो शैल स्खलन होता है, अवसर्पण होता है, शैलपात होता है, रॉकफॉल और मलबा स्खलन। तो इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है मंद संचलन, स्लो मूवमेंट। मंद संचलन के अंतर्गत जो मंद है, मंद मतलब बहुत धीरे गति से संचलन करना। मंद संचलन के अंतर्गत निम्नलिखित 4 घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। पहला है शैल विसर्पण, दूसरा मृदा विसर्पण, तीसरा ढाल मलबा, चौथा मृत्तिका सर्पण। तो इन चारों को हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला है शैल विसर्पण, रॉक क्रिप। मिट्टी के नीचे स्थित चट्टान की परत को आधार शैल कहते हैं। मिट्टी के नीचे स्थित चट्टान की परत को बेड रॉक कहते हैं, आधार शैल कहते हैं। इस आधार शैल का विखंडन होता रहता है और यह विखंडित शैल मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के सहारे नीचे की ओर सरकता रहता है, फिसलता रहता है। और जब किसी क्षेत्र की मृदा की परत ढाल के सहारे सरक कर निम्न भाग में विसर्जित हो जाने के बाद, मतलब कह सकते हैं कि किसी क्षेत्र की जो मृदा है, इसकी परत लेयर ढाल के सहारे सरक कर फिसल कर निम्न भाग में विसर्जित हो जाने के बाद भी विसर्पणकारी शक्तियां क्रियाशील रहती हैं, तो विसर्पित हो चुकी मिट्टी के नीचे की परत भी ढाल के सहारे नीचे की ओर सरकने लगती है, गिरने लगती है। यानी उपमृदा व आधार शैल की परत का भी जो है निम्न ढाल की ओर विसर्पण होने लगता है। इसी प्रक्रिया को शैल विसर्पण कहते हैं, तो याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है मृदा विसर्पण। देखिए, वर्षा जल से, जो वर्षा जल है, इनसे मिट्टी ढीली हो जाती है। जो वर्षा जल होते हैं, मिट्टी कैसे ढीली हो जाती है? जब तेज बारिश होता है तो जहां पर मतलब कि जो बारिश का जो बूंदे हैं अगर बड़े बड़े हैं तो मिट्टियों को क्या करते हैं, खोदने लगते हैं, ढीला हो जाता है। मिट्टियों के जो कण होते हैं वो ढीले होने लगते हैं। या जो बारिश का जो कोर होता है, यानी छत से या कहीं बिल्डिंग से या जो नालियां छत पर बनी होती हैं, जब वो तीव्र गति से अगर भूभाग पर गिरती हैं तो वहां की मिट्टियां जो हैं मतलब कि क्या होती हैं, खाली होने लगती हैं, गड्ढा होने लगता है उन धार के कारण। तो क्या होता है, मिट्टी के जो कण होते हैं वो ढीले होने लगते हैं, मिट्टियों का अपरदन होने लगता है। तो जल मिट्टी से, वर्षा जल से भी मिट्टी जो है ढीली हो जाती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी और आवरण जो प्रशस्तर है या जो लेयर है वो धीरे धीरे ढाल के सहारे नीचे की ओर फिसल कर क्या करता है, ढाल के आधार तल पर जमा हो जाते हैं। इस प्रकार भू आकृतियों की आधारों के चारों ओर दीवारों के आधार पर और निम्न भूमियों में कई स्थानों पर जो है तुषार या हिम के पिघलने से मृदा विसर्पण होता है। जब बर्फ के कण के आयतन में प्रसार होता है तो उसके प्रसार और भार के कारण चट्टानों के टुकड़े ढाल के सहारे नीचे की ओर धकेले जाते हैं। मृदा विसर्पण आप देख सकते हैं कैसे होता है। यह विस्थापित चट्टानी ब्लॉक, यह स्तरों के नीचे की ओर झुकाव, और ये क्या है, यह टूटी हुई प्रतिधारक दीवार, और यह मृदा विसर्पण का जो क्षेत्र। इसके बाद यह आधारभूत चट्टान। तो आप देख सकते हैं इसकी प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है। मृदा विसर्पण के मुख्य कारणों में चट्टानों का सतत रूप से गर्म और ठंडा होना होता है, तुषार बढ़ना, ठीक है, तुषार बढ़ना, चट्टानों के अंदर के पदार्थों का नम होना, ठीक है। इसके बाद पुनः सूखना, छिद्र बनाकर रहने वाले जीव जंतुओं तथा मिट्टी के अपक्षय करना, भूकंपों के द्वारा सेल आवरण और मृत्तिका की परत है, इनमें हलचल उत्पन्न करना प्रमुख कारक है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद ढाल मलबा या पाद मलबा। ढाल मलबा पर्वतों का पार्श्वों पर चट्टानों के छोटे छोटे आकार के टुकड़े और कोणीय सेल मलबे के ढेर के रूप में जमा हो जाते हैं। यह कोणीय मलबा ढेर ढाल के रूप में होते हैं। इनकी ढाल सामान्यतः क्षैतिज आधार से 35 डिग्री से 37 डिग्री तक ही रहती है। इसको पाद मलबा या ढाल मलबा कहते हैं। इन भू आकृतियों का निर्माण मुख्यतः तुषार अपक्षयी क्षेत्रों में होता है। किसी चट्टान के खड़े पुष्टे के आधार स्तर पर इस प्रकार के पाद मलबा ढाल निर्मित हो जाते हैं। पाद मलबा ढाल निर्मित होता है, या किसी सेल और नलिका के पाद स्तर में या चट्टानों के पुष्टे की भित्ति के पाद पर
इस प्रकार के जो है स्पष्ट ढाल युक्त मलबा शंकु का निर्माण होता है। कुछ वैज्ञानिक पाद मलबे तथा ढाल मलबे को समानार्थक ही मानते हैं, परंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि ढाल मलबा पर्वतीय ढाल पर पड़ा हुआ असंगठित पदार्थ है, जबकि पाद मलबा निश्चित रूप से मतलब कि भृंगुओं या क्लिफ के आधार पर जो है या क्लिफ के आधार स्तरों पर एकत्रित हुआ ये मलबा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ढाल मलबा किस तरह से कार्य करता है। ये आपका किप नुमा गड्ढा, ये है भृगु, ये है टॉलस ढाल, ये जो है टॉलस ढाल है ये आपका गुलास में है। ये मूल चट्टान आधार है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अस्खलित चट्टानों का ये निक्षेप है, ये वाला एरिया। देखिए शैल भृंगुओं के ऊपर या ऊपरी सिरों पर अपक्षय के द्वारा कीपाकार खंडों का निर्माण हो जाता है। वह इन संकरे खंडों के तलों के नीचे की ओर खिसकता हुआ शैल पदार्थ या शैल मलबा इससे भृगु के पाद स्तर पर शंकु की आकृति में जमा होने लगता है। इसे पाद स्तर शंकु कहते हैं। इस शंकु पर बड़े आकार के चट्टान खंडों का विसर्पण निम्नतम आधार तल पर होता है, क्योंकि बड़े आकार के शैल भारी होते हैं और उसमें जो है लुढ़कने की शक्ति अधिक होती है। इसके विपरीत अगर बात करें तो हल्के कणों के जो मलबे होते हैं इनमें लुढ़कने की शक्ति कम होती है, जिस कारण वे ढाल शंकु के शीर्ष पर जमा हो जाते हैं। इसके बाद है मृतिका सर्पण। देखिए मृतिका सर्पण जो है दो शब्दों यानी जो सोलिफ्लुकेशन है यानी ये जो मृतिका सर्पण है ये दो शब्द स्वैल और फ्लो प्रवाह से, स्वैल मतलब मिट्टी, फ्लो मतलब सोलिफ्लुकेशन यानी फ्लो और स्वैल, इन दोनों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतिका प्रवाह यानी मिट्टी का प्रवाह, मिट्टी का बहना। मृतिका प्रवाह आप देख सकते हैं फिगर में दिया गया है। तो मृतिका सर्पण की क्रिया शीत जलवायु वाले प्रदेशों में होती है, जहां अत्यधिक मात्रा में बर्फ गिरती है, हिमपात होता है। वह शीत काल में धरातल पर बर्फ की चादर सी बिछ जाती है। गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलने के पश्चात भी कुछ भागों में बर्फ जमी रहती है। ऐसे क्षेत्रों में मृतिका सर्पण की क्रिया होती है। आर्कटिक वृत्त के टुंड्रा प्रदेशों में या स्थायी तुषार भूमि के प्रदेशों में ग्रीष्म ऋतु के आरंभ होने पर ऊपरी बर्फ जो है पिघलने लगती है, जबकि उसके नीचे की भूमि बर्फ से ढकी रहती है। इस अवस्था में मिट्टी पूर्णतः संतृप्त अवस्था में होती है और उसका जल नीचे जो है हिमीकृत स्तर तक नहीं पहुंच पाता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए नेक्स्ट इसमें जो है यह संतृप्त मिट्टी मंद मंद गति से धीरे धीरे जो है चाल से ढाल के सहारे गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर सरकती रहती है, और यह इतनी मंद गति से नीचे सरकती है कि इसका स्पष्ट अवलोकन नहीं किया जा सकता है। मृतिका सर्पण के द्वारा पर्वतीय ढालों पर वेदिकाओं और सोपानों का निर्माण होता है। इसके बाद तीव्र संचलन। तीव्र संचलन यानी रैपिड जो मूवमेंट है, यह एक ऐसा बृहद संचलन है जिसमें ढाल के ऊपरी भाग का शैल पदार्थ वर्षा जल के सहायता से गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा लुढ़ककर ढाल के निचले भाग की ओर फिसलता रहता है। यह संचलन आर्द्र जलवायु के प्रदेशों में निम्न से लेकर तीव्र ढालों पर घटित होता है। जल से संतृप्त मृतिका आवरण प्रशस्तर चिकनी मिट्टी और शैल मृतिका आदि का बहुत बड़ी मात्रा में संचलन अति तीव्र गति से केवल कुछ ही घंटों में होता है, तो उसे मृदा प्रवाह कहते हैं, अर्थ फ्लो कहते हैं। देखिए प्राय पदार्थ सीढ़ी के समान वेदिकाएं बनाते हुए अपसर्पण कर जाते हैं। अपने शीर्ष के पास चापाकार कगार तथा मतलब कि पदांगुली के पास एकत्रित उभार छोड़ जाते हैं। जब ढाल अत्यधिक तीव्र होता है तो आधार शैल विशेषकर कोमल यानी जो सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट परतदार शैल जैसे गहराई से अपक्षयित आग्नेय शैल या अन्य शैल भी ढाल के सहारे जो है अस्खलित हो जाती हैं। कीचड़ प्रवाह मड फ्लो। जब भारी वर्षा के कारण वनस्पति आवरण विहीन क्षेत्रों में अपक्षयित पदार्थों के मोटे संस्तर जल से संतृप्त हो जाते हैं, तो धीरे धीरे या तीव्र गति से निश्चित वाहिकाओं के सहारे नीचे की ओर सरकने लगते हैं, तो इसे कीचड़ प्रवाह कहते हैं। यह एक घाटी के अंदर कीचड़ की नदी जैसी दिखाई देती है। जब ये प्रवाह वाहिकाओं से बाहर निकलकर गिरिपद या मैदान में आते हैं तो वे सड़कों, पुल, पुलियों और मकानों को अपने प्रभाव में
लेते हुए विध्वंसकारक सिद्ध होते हैं। ज्वालामुखी के राख, धूल या अन्य खंडित तत्व भारी वर्षा के कारण कीचड़ में परिवर्तित हो जाते हैं एवं ढालों पर कीचड़ की नदी या जो जिह्वा के रूप में प्रवाहित होते हैं। इससे मानव अधिवासियों को जो है अत्यधिक क्षति पहुंचती है। दक्षिणी अमेरिका के एंडीज पर्वत और उत्तरी अमेरिका के रॉकी पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ ऐसे ज्वालामुखी हैं जिनमें पिछले दशक में उद्गार हुआ तथा उनके ढालों पर उद्गार की अवधि में तथा उसके बाद विनाशकारी कीचड़ प्रवाह हुआ। भारत में हिमालयी प्रदेशों में मृत्तिका प्रवाह के कारण जल की विशाल राशि अवरुद्ध हो गई और कई स्थानों पर झीलों का निर्माण हो गया। झेलम बेसिन तथा नेपाल के पूर्वी और दक्षिणी भागों में इस प्रकार की झीलें मिलती हैं। मृदा प्रवाह के द्वारा रेल मार्गों तथा सड़कों का अवरोध हो जाता है। स्वीडन, नॉर्वे और कनाडा के उत्तरी भाग में मृदा प्रवाह का प्रभाव विशेष रूप से देखने को मिलता है। ठीक है, तीव्र संचलन से तेज गति के संचलन के माध्यम से तीव्र प्रकार का जो है कह सकते हैं कि जो संचलन होता है, इसे तीसरा प्रकार मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। तीव्र संचलन, तीव्र गति का जो संचलन है, इसमें तीसरा प्रकार मलबा अवधाव, ठीक है, मलबा अवधाव वनस्पति आवरण युक्त, जो वनस्पति आवरण से युक्त हैं उसमें या उससे वंचित आर्द्र प्रदेशों की विशेषता है। यह तीव्र ढालों पर संकीर्ण रास्ते के रूप में घटित होता है। मलबा अवधाव कीचड़ प्रवाह से अधिक तीव्र और हिम अवधाव के समान होता है। इसके बाद है लैंडस्लाइड, भूस्खलन। भूस्खलन अपेक्षाकृत तीव्र और अगम्य संचलन है जिसमें स्खलित होने वाले पदार्थ अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं। भूस्खलन का अभिप्राय है कि किसी आवरण, प्रशस्तर या आधार शैल के हुए बृहद संचलन जो गुरुत्वाकर्षण के कारण ढाल के ऊपरी भाग से नीचे की ओर होते हैं। पर्वतीय प्रदेशों में भूस्खलन प्राय होते रहते हैं जिससे भारी मात्रा में जन धन की हानि होती है। भूस्खलन के प्रकार कितने हैं? तो 4 प्रकार हैं। शैल स्खलन है, अवसर्पण है, शैलपात है और मलबा स्खलन है। तो रॉक स्लाइड के बारे में अगर बात करें तो इस प्रक्रिया में किसी पर्वतीय मंड ढाल के सहारे जो शैल स्खलन होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो पर्वतीय मंड ढाल हैं इनके सहारे संस्तरण तल यानी बेंडिंग प्लेन या जो फॉल्ट प्लेन होता है, भ्रंश तल होता है, इस पर सामूहिक रूप से बृहत शैलखंड लुढ़कता और फिसलता है। इसके बाद है अवसर्पण। अवसर्पण, इस प्रकार के भूस्खलन में चट्टानों का कर्तन होता है, ठीक है, मतलब कि शेयरिंग होता है, यानी एक सेल ब्लॉक, जो एक सेल ब्लॉक है अपने मूल स्थान से विघटित होकर ढाल के निचले भाग की ओर जो है घूर्णन गति से विसर्पण करता है। इस प्रक्रिया में सामान्यतः सेल खंड का विसर्पण घूर्णन गति से वक्रित अवतल ढाल पर होता है। इसमें विसर्पण तल एक अति तीव्र ढाल के नीचे वक्राकार होता है। अवसर्पण में एक बृहत आधार सेल को अपने जो है वक्रित सर्पण तल कर्व स्लिप सरफेस के ऊपर घूर्णन गति से संचलन करता है। इस प्रकार का जो अवसर्पण है, अवसर्पण केरल तट पर कोची के निकट तथा पूर्वी तट पर चेन्नई और विशाखापट्टनम के बीच कई स्थानों पर हुआ है। उड़ीसा के पूर्वी तट पर भी ऐसी भू आकृतियां मिलती हैं। इसके बाद शैलपात, रॉक फॉल। इस क्रिया में क्या होता है कि अति ढाल प्रवण भृगु से बृहद शैलखंड एकाकी ब्लॉक के रूप में गिरते रहते हैं। एकाकी शैलखंड इतना छोटा हो सकता है कि जितना कि एक गोलार्ध में, और इतना बड़ा हो सकता है जितना कि समस्त नगर का एक ब्लॉक। यह बात उस भृगु की भौमिकीय संरचना और उस शैलखंड के टूटने की विधि पर निर्भर करती है, और साथ ही इस पर भी कि उससे या उस गिरने वाले शैल का आधार कितना बड़ा है। गिरने के पश्चात अगर बात करें तो याद रखिएगा, गिरने के पश्चात भी उस विशाल खंड के टूटकर बड़े ब्लॉक उस क्षेत्र में फैल जाते हैं। हिमालय और आल्प्स पर्वत क्षेत्रों में शैलपात के अनेक उदाहरण को देखे जा सकते हैं। इसके बाद है मलबा स्खलन। जब शैल, खनिज पदार्थ, मृत्तिका, बालू, गुलास या अन्य शैल अपने मूल स्थान से पृथक होकर, अलग होकर ढाल के सहारे नीचे की ओर सरकता हुआ वहां से हटकर अन्य स्थान पर पुनर्निक्षेपित हो जाता है, तो उस बिखरे पदार्थ को एकत्रित जो है ढेर मलबा स्खलन कहते हैं। उस बिखरे पदार्थ का एकत्रित ढेर मलबा स्खलन कहलाता है। याद रखिएगा, यदि मलबा समूह
मलबा समूह नीचे की ओर तेज गति से विसर्पण करता है, सरक रहा है, तो उसे मलबा स्खलन कहते हैं। और यदि बिखरा मलबा समूह अति तीव्र गति के साथ ऊंचाई से नीचे की ओर गिरता है तो उसे मलबापात कहते हैं, तीव्र गति से। इसके अनेकानेक उदाहरण है, जैसे वृहत हिमालय की घाटियों में लगभग सभी ऋतुओं में मिलते हैं। इसके बाद है अपर्दन। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे अपर्दन के बारे में। तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया। थैंक यू।